हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। आज रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो में मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेकर आई हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो देखो, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब जो वेरिएबल है ना x, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, यानी कि कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होगी। तो ये तो 1 वेरिएबल में है। अगर 2 वेरिएबल में कह रहा है तो वो कुछ इस तरीके की होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लेकिन क्या बोल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके साथ ना कोई कांस्टेंट भी होगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये इस तरीके की होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है, तो पेयर में 2 पेयर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, a1x v1 बाई a2x प्लस v2 बाई प्लस c1 और ये c2 इक्वल टू 0। मतलब ये पेयर हो गए 2 लीनियर इक्वेशन के, यानी कि ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें 2 वेरिएबल है x और y, और इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, और साथ ही ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। तो मैंने लिखा हुआ है कि एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी आपके रियल नंबर होंगे, ए और बी आर नॉट 0। अगर ये ए और बी 0 हो गए तो फिर वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रही, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, और आपके ए बी सी जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आर रियल नंबर। और इसमें भी वही कहेंगे कि a1 b1 0 नहीं होने चाहिए, a2 b2 0 नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x और y है। अब आता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो कि 2 वेरिएबल में है उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 2 मेथड होते हैं बच्चों, ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। 3 मेथड थे बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हमारा फिलहाल ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में देखो, ग्राफ प्लॉट करना मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बता देती हूँ। अगर आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करोगे तो यानी कि उसमें 2 लाइन आएंगी, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बच्चों वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जब 2 लीनियर इक्वेशन है तो यानी कि उसमें ग्राफ में 2 लाइन प्लॉट होंगी। तो कंडीशन क्या बनेगी कि 2 लाइन हो सकता है कि वो एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए, हो सकता है कि वो 2 लाइन मीट ही ना करें यानी कि वो पैरेलल हो जाए, और हो सकता है कि वो 2 लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मतलब कोइंसिडेंट कर जाए, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए। 3 कंडीशन अराइज होती है। तो देखेंगे, देखो, इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है किसी भी पॉइंट पर, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि मानो वो लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इट गिव यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशन। वो आपका क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। देखो बच्चों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, देखो जैसे ये ग्राफ बना हुआ है आपका। तो अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करोगे और इसको ऐसे करोगे तो यानी कि ये वाई एक्सिस के अलोंग वाला कोऑर्डिनेट दे देगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कोऑर्डिनेट दे देगा। तो इस तरीके से इन दोनों का एक ही तो पॉइंट आएगा जो इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि जब लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देती है, उन दोनों इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल, वो कंसिस्टेंट कहलाती है। अब आता है कि इफ द लाइन कोइंसिडेंट, मतलब अगर लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, कोइंसिडेंट कर जाए, तो आप देखोगे इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे उस इक्वेशन के, तो यानी कि इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाती है वो आपकी कहलाती है डिपेंडेंट
या फिर कह सकते हैं कंसिस्टेंट भी होती है बट वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और अब तीसरा केस है इफ द लाइंस आर पैरेलल, ये वाला केस है, अगर लाइन पैरेलल होगी तो जब बच्चों देखो दो लाइन पैरेलल है, कहीं पर मीट ही नहीं कर रही, तो इन दोनों का कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यानी कि जब वे सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन कैसी कहलाती है, इनकंसिस्टेंट कहलाती है। देखो मैंने इसमें दिखाया भी है, लिखा है if the lines are parallel then the pair of equation has no solution, in this case the pair of equation is inconsistent। मतलब आपने तीन चीज़ें पढ़ ली कि अगर लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन देता है, तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और अगर लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है यानी कि वो कोइंसाइड कर रही है, तो फिर वो उसमें इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स देगा, यानी कि उसके इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट तो कहते हैं बट डिपेंडेंट होती है वो। और अगर लाइन मीट ही नहीं कर रही है, पैरेलल है, तो उस केस में जब वो लाइन पैरेलल है, कहीं पे मीट ही नहीं करेगी, तो उसके पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो उसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो इस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगी उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब ये बच्चों आपका मैंने ये आपको ग्राफिकल मेथड बताया है कि कैसे करेंगे। अब आता है कि एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तब आपको बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आता है कि आपको ग्राफ से भी सॉल्व नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी नहीं सॉल्व करना, लेकिन आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं। तो कैसे बताओगे? आपको इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दोनों के देखो इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो वो आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा। आप खुद भी सोचो, अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या ग्राफ पे जो लाइन मिलेगी वो इंटरसेक्ट करेगी? नहीं करेगी जब सेम इक्वेशन होगी। तो यानी कि इसके ये जो कॉफिशिएंट होंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए, किस केस के लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आपके ये दोनों सेम नहीं है तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एक ऐसे का कि वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, और एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या कहलाएगा कि उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो लाइन कंसिस्टेंट कहलाएगी जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है v1 अपॉन v2 के। अब आता है दूसरा केस। अब होगा क्या? a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये देखो ये तीनों सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ले लो, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम है, सॉरी ये भी सेम होते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, दोनों इक्वेशन मतलब एक ही है। उसी केस में दोनों लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, क्योंकि दोनों सेम है भाई, तभी तो एक के ऊपर एक आएगा। और जब दोनों सेम होते हैं तो आपकी लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है, और उसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि अब याद रहेगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 किस केस में होता है? कोइंसिडेंट के केस में होता है। और कोइंसिडेंट के हम जानते हैं कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसी इक्वेशन को हम डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट कहते हैं। अब आता है तीसरा केस कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि आपका a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। इस केस में जो लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो लाइन आपकी पैरेलल लाइन होंगी। यानी कि जैसे हम लाइन प्लॉट करेंगे तो ये a1 अपॉन a2 ये वाले पॉइंट सेम होंगे बट c1 अपॉन c2 नहीं होंगे। और जब वो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल के केस में आप जानते हो नो सॉल्यूशन होता है, और ऐसी इक्वेशन हमको इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
अब आता है आपका चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे इसको? देखो, आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। मैंने बताया था ना, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको सॉल्व करना सिखा दूंगी। x + 3y = 6 दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2x - 3y = 12। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है 1, इक्वेशन 2, किसी भी, जैसे मैंने इक्वेशन 1 से x = लिख लिया 6 - 3y, मतलब क्या करते हैं हम इक्वेशन 1 या 2 से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ से x को हमने y के टर्म में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। तो इसमें पॉइंट्स डालते हैं, पॉइंट प्लॉट करने होते हैं। 2 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। एक तो y को 0 डाल दो। जैसे ही आपने y को 0 डाला तो 6 - 0 यानी कि x कितना आ गया 6। y 0 डाला, x 6 आ गया। अब आप x 0 डाल दो। x को जैसे ही 0 डालोगे तो आपका y आ जाएगा। तो -6 = -3y, यानी y = 2। जैसे ही आपने x को 0 डाला, y यहाँ पर 2 आ गया। इसके अलावा आप एक और पॉइंट डाल सकते हो, बट फिलहाल मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप एक और पॉइंट डाल सकते हो। बस एक और पॉइंट आप कैसे डाल सकते हो, y को आप 1 ले लो, ठीक है, तो आपका x 6 - 3 यानी कि 3 तो ले लो आप। y यहाँ मैंने 1 डाला तो x माना 3 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन, इसको भी एक इक्वेशन को दूसरे, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है। तो 2x = 12 + 3y, या फिर हम y को लिख लेते हैं 2x - 12 = 3y, या फिर कह सकते हैं और y = कह सकते हैं हम 2x - 12/3, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले x 0 डाल दो। x 0 डालेंगे तो -12/3 यानी कि 4 हो जाएगा। जैसे ही x 0 डाला, ये -4। अब y 0 डाल दो। जैसे ही y 0 डालोगे तो x यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालना है। अगर मैं x को 1 डालती हूँ तो 2 - 12 से -10/3 डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 2 डाल देती हूँ। 2 × 2 = 4, 12 में से 4 गए 8, 8/3 नहीं होगा। 3 डाल देते हैं, 3 × 2 = 6, 6 - 12 यानी कि -6/3, -6/3 यानी कि -2। तो यानी कि जैसे ही मैंने x को 3 डाला तो y -2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। मेरे पास अभी मैंने ग्राफ पेपर नहीं लगाया है, ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करना, मैंने रफली शो कर दिया है। देखो, मैंने ये एक्सिस ली, x एक्सिस, ये ली y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या था आपका पहली क्वेश्चन का, 0,2, मतलब x एक्सिस पर 0, y पर 2। x पर 0 तो ये होगा, y पर 2 ये होगा, तो मतलब 0,2 ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 6,0, तो 6,0 यानी कि x पर 6 ये होगा, और y 0 है तो 0 भी यहीं पर ही होगा, कि y तो यहाँ 0 तो यहाँ पर ही है ना, तो 6,0 ये हो गया। अब मैंने इसमें तीसरा पॉइंट भी डाला है 3,1, वो भी शो कर देते। x पर 3, y पर 1, तो इस तरीके से 3,1, तो प्लॉट करेंगे ना, तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ज्वाइन करती हुई आ जाएगी। तो ये लाइन बन गई x + 3y = 6, और मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। अब 0, -4 दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। 0 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, तो 0, -4 ये प्लॉट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 6,0, 6 x एक्सिस पर और 0 y एक्सिस पर, तो यही वाला पॉइंट हो गया 6,0। तीसरा पॉइंट मैंने लिया था 3, -2 x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर ये, तो इस तरीके से 3, -2। जब हम इसे ज्वाइन करेंगे ना, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये ज्वाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आप स्केल से करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप देखोगे कि इन दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 6,0 इस वाली लाइन में भी आ रहा है, 6,0 इस वाली लाइन में भी आ रहा है। तो यानी कि दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट जो है वो 6,0 है। तो सॉल्यूशन जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ये x, y कंसीडर करें, तो x आपका 6, y 0, यानी x = 6 एंड y = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ग्राफिकली किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और इसका सॉल्यूशन आया है तो इसलिए वाली इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो एक लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है और कह रहा है डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन मैंने आपको बता रखी थी, क्या था? देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2, और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन था a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम यही यहाँ पर लगा देंगे a1/a2 हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा। a1 क्या है 3, v1 a2 क्या है आपका 6, 3/6, v1 क्या है यहाँ पर 1, v2 यहाँ पर क्या है k, c1 यहाँ क्या है -3 और ये क्या है -8, क्योंकि हम इसे उधर शिफ्ट करेंगे तो -3 -8 आएगा, ठीक है, बट ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखोगे फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन, 3/6 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2, k 2 आ गया। अब इन दोनों रिलेशन से देखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 रिलेशन, 1/k नॉट इक्वल टू 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल टू 3k, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉट इक्वल टू 8/3, मतलब k की वैल्यू जो है वो 8/3 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यही यहाँ पे लगा देंगे a1/a2 हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा। a1 क्या है 3, v1 a2 क्या है आपका 6, 3/6, v1 क्या है यहाँ पर 1, v2 यहाँ पर क्या है k, c1 यहाँ क्या है -3 और ये क्या है -8, क्योंकि हम इसे उधर शिफ्ट करेंगे तो -3 -8 आएगा, ठीक है, बट ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखोगे फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन, 3/6 इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2, k 2 आ गया। अब इन दोनों रिलेशन से देखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 रिलेशन, 1/k नॉट इक्वल टू 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इक्वल टू 3k, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नॉट इक्वल टू 8/3, मतलब k की वैल्यू जो है वो 8/3 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको कह रहा है k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दे रखी है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आप लिख देंगे कि फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। a1 क्या है आपका 2, a2 क्या है k+1, देखेंगे ना। b1 क्या है 3, b2 क्या है आपका 2k-1, c1 क्या है -7, c2 क्या है -4k+1। अब आप किसी भी रिलेशन से ले सकते हैं, जैसे मैं फ्रॉम 1 and 2 ले रही हूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन, फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 रिलेशन 2/k+1 इक्वल टू 3/2k-1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2k-1 इक्वल टू 3k+1 होगा 4k-2 इक्वल टू 3k+3।
अगर एक के की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3+2 यानी कि 5, के इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 5 आ गया। अगर हम सेकेंड और थर्ड से भी लेकर शो करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन, 3/2k-1 इक्वल टू 7/4k+1, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 12k+3 इक्वल टू 14k-7, 12k-14k इक्वल टू -7 -3, ये होगा -2, k इक्वल टू -10, k इक्वल टू 5। यहाँ से भी सेम ही आएगा, तो यानी कि इस तरीके से k की वैल्यू क्या हो गई, 5। मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। अब आता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें कि आता है आपका सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्सटीट्यूशन को मैं सिखाऊंगी आपको। सब्सटीट्यूशन में क्या कह रहा है कि 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो अब आप क्या करोगे, आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख दोगे। तो जैसे मैं फ्रॉम 2 लिख रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 x लिख रही हूँ, तो क्या होगा 3 - 2y, क्योंकि मुझे इससे ना x ईजी बढ़ रहा है, इससे थोड़ा x डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए अब मैं इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूंगी। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो 7, 3 - 2y - 15y = 2, इसे सॉल्व करते जाएंगे। -21 9 = 2 - 21, तो y यहाँ से क्या आ गया, 19y 29। अब आपका y आ गया, इस y को इसमें पुट कर देंगे, इसे ए इक्वेशन कह देंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए x = 3 - 2 × 19y 29, एलसीएम लेंगे इसका, 29 3, 87 - 38, तो ये हो गया आपका 49/29। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई 49/29 और आपकी y की वैल्यू आ गई 19/29। तो इस तरीके से आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाकर x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ध्यान रखो बच्चों, चाहे ग्राफिकल से निकालो, चाहे सब्सटीट्यूशन से निकालो, चाहे एलिमिनेशन से, किसी भी मेथड से निकालो, आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू सेम आएगी। अब नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन मेथड। जैसे नाम से समझ आ रहा है कि एलिमिनेशन में कुछ एलिमिनेट करना है। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसमें हम क्या करते हैं, या तो इस x को सेम बना लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके x को एलिमिनेट कर देंगे, या हम y को सेम बना लेते हैं। तो हम क्या करें, अभी प्रेजेंटली इस इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2, इस 1 में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों मेरे x सेम हो जाएंगे। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, रिड्यूस कैसे आएगी, 2x + 2 = 10 हो जाएगी, और ये जो 2 वाली है वो तो यही है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन को 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पूरी इक्वेशन को किया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा प्लस का 3y प्लस का 2y, 5/10 में से 4 गए 6, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6/5। अब जैसे एलिमिनेट करके y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1 में या 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, जैसे मैंने 1 में पुट कर दिया,
तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लेंगे, x की वैल्यू 19/5 आ गया, y की वैल्यू 6/5 आ गया। इस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को भी कर लिया फिनिश। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम।